स्वागत है दोस्तों नुकता नज़र की अगली कड़ी लैके नुकते नज़र के इस कड़ी के कश्मीर के उत्ते गल करांगे। तुहानूं याद है कि 5 अगस्त आने वाली है। 5 अगस्त 2019 नूं चुप चपीते बड़े ही कायराना ढंग नाल धारा 370 नूं मनसूख किया गया तो उस तो बाद विच किवें कश्मीरी लीडरां नूं घरां दे विच ही किसी नूं जेल दे विच ताड़िया गया। कहण दा मतलब की कि सारा कश्मीर एक वड्डी जेल दे विच तब्दील कर दिता गया। दावा यह किया गया कि जी धारा 370 जो खत्म की है कश्मीर दे विच विकास होएगा, अतवादी कमर टुट जूगी, पर कुछ भी इस तरह का होया नहीं है। हुण 2 साल बाद इलैक्शन की आने वाली है, करवाना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन जमीनी पद्धर ते उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। जिहड़े गुपकार ग्रुप नूं गुपकार गैंग कह रही सी उहदे नाल गलबात करनी पै रही है। इत्थों तक कि हुण विधान सभा की हदबंदी की भी गल आ रही है, उत्थे दी विधान सभा की, जिहदे विच किते ना किते कोशिश है भी जम्मू वाला जिहड़ा खिता है ਉਹਦੀ संख्या ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ जाएगी। इस हदबंदी इस तरह की होएगी, सीटां दे विच जम्मू वाले हल्के नूं तकड़ा किया जाएगा। कश्मीर 'च इस समय चल की रहा, इस समय हालत की है कश्मीर की, इहदे बारे गल करन लई कश्मीर तो बहुत ही सीनियर पत्रकार जलील राठौर साडे नाल जुड़नगे। उन्हां तो पूछांगे कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की है। सो दोस्तों जलील राठौर साडे नाल जुड़ चुके ने, आपां पुछांगे उन्हां तो कश्मीर की सूरत हाल है। सेंटर गवर्नमेंट है कई तरह दी गल्लां करन लगी हुई है, गुपकार ग्रुप नाल भी करन लगी है, सूबे दी जिहड़ी दुबारे जिन्हों कहते कि हल्काबंदी भी हो रही है, उत्थे दी विधान सभा सीट्स ने उहदियां हल्काबंदी हो रही है। जलील जी स्वागत। मुझे पता है कि आप पंजाबी भी जानते हैं, थोड़ी पंजाबी बोलूंगा थोड़ी उर्दू बोलूंगा आपके साथ, तो आपका खैर मकदम करता हूँ। नमस्कार जी। जी जलील, सबसे पहले तो ये बताइए 2 साल पहले मतलब 5 अगस्त आने वाली है, 5 अगस्त को चुपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने चोरी चुपके धारा 370 को मनसूख कर दिया था, हटा दिया था। तो उसके बाद इन्होंने बहुत बोला कि यहाँ विकास होगा जी, ये भी कहा कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अब 2 साल बाद कश्मीरी अवाम क्या महसूस कर रहा है? जी डिप्राइव्ड और चीटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो बात की कि रेफरेंस दी गई थी कि दफा 370 हटाने के पीछे जो मुद्दा और जो मकसद है वो जम्मू कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ना है, और जो यूनियन में फायदे हैं वो कश्मीरी अवाम तक नहीं पहुंचे। आपने खास बात की विकास का तो कहीं 2 साल के बाद भी नामोनिशात नहीं है। और जहां तक आपने दूसरी जो एक पहलू है वो कारोबार वगैरह, तो यहाँ अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे इन 2 साल में कश्मीर का हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये जो सूरत हाल है ये अभी भी बाकी है, और अपेरेंटली अगर आपको दिखता है कि खामोशी है, लेकिन अंदर से जो सिमरिंग है, वो जो नाराजगी है वो बड़ी हद तक है, और उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और नहीं आप अगर देखेंगे कि जेन्युइन एनालिस्ट्स हैं या जेन्युइन जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो वो बता देंगे आपको कि जमीनी सतह पर किस तरह की चीजें निभाई जाती। अच्छा, अब जो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुपकार अलायंस के साथ बातचीत शुरू की थी, आपको याद होगा तो पहले तो इसको गुपकार गैंग कहा गया कि ये लोग तो जी आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। अब जब लोकल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट को अवाम की सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उनको इन्हीं लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ रही है, जिनको इन्होंने कभी बोला था कि ये आतंकवाद से मिले हुए हैं, फलाना। लेकिन इनका भी जो मुज़ाकरात हुई है अपना मरकजी हुकूमत के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मोदी गवर्नमेंट के साथ, उसको कश्मीरी अवाम किस तरह देखा है? जी सारा कुछ जो है वो गोलमाल ही मानते हैं लोग। आप देखें कि ये जो गुपकार अलायंस और रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जो कहेंगे, जो भी इसका नाम है, तो ये दफा 370 की जो आर्टिकल 370 है या आर्टिकल 35 है, उसकी रेस्टोरेशन की बात लेके ये फॉर्मेशन थी। और लोगों का मानना था कि हम चाहे पुरअमन तरीके से या लीगल तरीके से सोच विचार ही हो रहा था कि किस तरह आर्टिकल 370 को बहाल करवाया जाए। लेकिन और डिमीन इतना किया गया इनको, इन पर ऐसे मतलब चार्जेस लगा दिया गया। आपको मालूम है कि पीएसए का एक्ट तक लगा दिया, महीनों इनको बंद रखा गया।
और उनको बंद रखा गया जिन्होंने हमेशा यहाँ भारत का झंडा गाड़ने में कलीदी किरदार अदा किया है, यानी कि अपनी ही एसेट्स को इन्होंने डिमीन कर दिया। लेकिन जब बात प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की आई तो वो एक अचानक एक ऑल ऑफ अ सडन एक डेवलपमेंट हुई जिसकी वजह से सबको एकदम हैरानगी हुई कि ये क्या हो रहा है। और उम्मीद तो खैर कोई नहीं थी क्योंकि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो उनका जो ड्विंडलिंग कैरेक्टर है वो सबको मालूम है कि वो बांध की बांध की बोलियां बोलते हैं अलग अलग टाइम में और अलग अलग प्लेसेस में। तो उससे कोई तवक्कुआत नहीं थी यहाँ के लोगों को, उनको मालूम था कि ये लोग जाएंगे बात करेंगे और बात करने के बाद ये शायद 370 के बारे में उतना सीरियस नहीं होंगे, जो कि आपने भी मीटिंग के बाद जो सूरत हाल है तो अलग अलग बयानात हैं। अगर गुपकार अलायंस की बात करें कि जो भी पार्टीज उसमें शामिल थी उन्होंने एक साथ कोई मौक़िफ़ नहीं अपनाया, उन्होंने अपना अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग प्रेजेंट किया। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं कि गुपकार अलायंस की हैसियत क्या है और वो कितना सीरियस है, जो उनका एक वो मैनिफेस्टो था अलायंस का, उसके बारे में कितना सीरियस हैं। खैर यहाँ से लोग गए, अपनी अपनी बात रखी, उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कि एक तरह से सेंटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी यहाँ पे आबियारी कर रहे हैं या सेंटर के जो प्लान्स हैं उनको उसके खाते में रंग भरने के लिए असिस्टेंस का काम कर रहे हैं। बाकी जो बात रही मेन स्ट्रीम पार्टी जो रीजनल पार्टीज हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ओल्डेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका तो आपने देखा कि जब वो डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे मिला, तकरीबन 290 डेलीगेशंस थे, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी। यहाँ की जो कश्मीर सूबे की जो पार्टी का जोनल ऑफिस है, वहां से एक तरह की बोली गई जिसमें 370 की वापसी की या 30 की वापसी की या स्टेटहुड की पहले वापसी की बात की गई, और जम्मू में उससे बिल्कुल उलट था। तो आप देख सकते हैं कितना तजाद है इसमें। एक ही चीज है कि पीडीपी का जहां तक मौकिफ रहा तो उन्होंने इसको शक के दायरे में पीडीपी ने लाया, और उनका इल्जाम है कि डिलिमिटेशन का या हदबंदी का जो मकसद है वो पहले से ही तय है। तो हम इसके साथ नहीं हैं कि अगर हम होंगे भी इसके साथ, तो जो सेंटर का मकसद है या डिलिमिटेशन के पीछे जो मकसद है वो पहले से तय है, और नेत पर उनको शुबा था तो उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया उससे। अब जहां तक सेंट्रल पार्टीज की जो रीजनल शाखें हैं उसमें कांग्रेस की मैं बात करूंगा, तो कांग्रेस ने भी एक तरह से इसको नकारा है। कांग्रेस के सदर जो हैं मीर, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो बहुत बात करते हैं, एक प्रधान एक विधान एक संविधान, और कान पक गए हैं सुन सुन के। तो जब 2026 में डिलिमिटेशन का प्रोसेस होना है, 84th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल हुई है उसके हिसाब से पूरे मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होनी है। फिर यहाँ जल्दी क्यों, जम्मू कश्मीर में जल्दी क्यों? अगर डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म हुआ है जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड है या असम है, तो वहां पे क्यों नहीं, यहाँ इतनी जल्दी क्यों है? तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी जो यहाँ रीजनल पार्टी है उसके बड़े वरिष्ठ एक लीडर हैं नासिर सुगामी, उनका भी ये कहना था कि हमें 5 अगस्त के बाद से जो यहाँ के लोगों का सेंटर से एतबार उठ गया है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों को हर इंस्टीट्यूशन पर कोई एतबार नहीं रहा है, और कमीशन को पर जोर दिया कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप लोगों का एतमाद बहाल करें। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक और डिमांड है कि डिलिमिटेशन से पहले स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, क्योंकि अब दोनों तरफ से वो एक तरह का एक माहौल पैदा हो गया है जहां पर किसी को किसी पर एतबार नहीं है। ये जो भी अब बातचीत वगैरह हो रही है, ये पॉलिटिकल कंपल्शंस की मैरिज है। अच्छा, वो जो हमें ये समझाने की कोशिश करें कि अभी जो यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर का जो विधानसभा है, जिसको हम बोले कौमी असेंबली, अपना लोकल असेंबली है, सूबाई असेंबली है, उसमें जो चेंज आने वाली है उसके स्ट्रक्चर में कैसी चेंज आएगी? क्योंकि हमें तो यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं
जिसमें जो जम्मू एरिया है उसकी जो सीट्स है उसमें बढ़ोतरी होगी और कश्मीर को छोटा कर दिया जाएगा, कश्मीर की सीट्स को। ये क्या है सारा फंडा, इसको हमें आप समझाएं। देखिए, इसके लिए हमें जाना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसमें बात की गई थी कि यहाँ की जो सीटें हैं उनको बढ़ाकर असेंबली में 90 किया जाएगा। मतलब हदबंदी के तरीके से उनकी तादाद जो है बढ़ाकर 90 की जाएगी। और जहां तक बीजेपी की बात है, उनकी हमेशा ये डिमांड रही है कि जम्मू को ज्यादा नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, और बीजेपी ओपनली कहती है कि चीफ मिनिस्टर जम्मू से होना चाहिए। तो अब लोगों को यही शक है, वो इसलिए कि डिलिमिटेशन की बुनियाद जो होती है वो सेंसस होता है, सेंसस जो आबादी का तनासुब है, तो उसके हिसाब से होता है। तो सन 2011 का जो सेंसस है वो बुनियाद बनता है इसका कि यहाँ पर जो डिलिमिटेशन होगी उसी सेंसस की बुनियाद पर होगी, जो मर्दमशुमारी यहाँ पर सन 2019 में हुई। उसके हिसाब से रियासत की कुल आबादी 1,20,00,000 है, जिसमें तकरीबन 69 लाख जो है वो कश्मीर में है और जो 58-57 लाख है वो जम्मू में है। लेकिन बीजेपी का जो हालिया बयान है वो ये आया है कि हमें वो फजिंग हुई है, 2011 की जो सेंसस हुआ है उसमें फजिंग हुई है। और जो डिलिमिटेशन का बुनियाद होनी चाहिए वो इलेक्टोरल रोल होना चाहिए जो नया बना है। और साथ ही ये बातें भी हो रही हैं कि सेंसस की ये जो डिलिमिटेशन की बुनियाद जो है वो आबादी के तनासुब की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, बल्कि एरिया की के बुनियाद पर होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सेंसस की बुनियाद पर ना किया जाए तो यूपी में उतनी सीटें नहीं रहेंगी। तब तो मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें होनी चाहिए जो एरिया के हिसाब से यूपी से बड़ा है, और यूपी की जो कौमी असेंबली में सीटें हैं वो मध्य प्रदेश से बड़ी हैं। तो यहाँ पर हर चीज की मतलब कोई ना कोई तरीका लोगों को ये है कि कोई ना कोई तरीका शक है लोगों को कि कोई ना कोई तरीका ऐसा निकाला जाएगा और थोपा जाएगा जिससे जम्मू को अक्सरियत मिल जाएगी लोकल असेंबली में, और कश्मीर की जो नुमाइंदगी है वो माइनॉरिटी में बढ़ जाएगी। ये बड़ी हद तक इवन नॉट ओनली पीपल, लोगों को भी ये शक है कि ये जो सारा जल्दी भी इसमें है 2026 में होना और अभी कर रहे हैं, क्या मजबूरी है। और इस तरह की बातें जब होती हैं तो शकूक तो सबके जहनों में उठते हैं। और जिस तरह यहाँ गुज़श्ता दिनों में लॉ पे लॉ नए लाए गए, एनेक्ट किए गए, उन लॉज का जिनका वहम गुमान भी नहीं होना चाहिए था, तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे ये कह सकते हैं कि लोगों को भरोसा होगा कि यहाँ के लोगों को एम्पावर करने के लिए ये सारा जो प्रोसेस प्रक्रिया हो। जम्मू और कश्मीर में अब जो असेंबली सीट्स की सूरत हाल है, यदि मैं गलत ना हो तो जम्मू की सीट्स 25 है या कितनी है जम्मू की सीट्स कदर कम है, कश्मीर की 40 से ज्यादा हैं, और एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 खत्म किया गया है तब से हमारे जहनों पर स्टेट का असेंबली का वो इवन एज जर्नलिस्ट हमारे दिमाग में इससे भी उठ गया है। हाँ, क्योंकि टोटल सीट्स मेरे ख्याल 86 से 87 है ना मेरे ख्याल में। जी 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 86 सीट्स, वो 86 में से 2014 में जो अपना इलेक्शन हुई थी उसमें बीजेपी ने जम्मू एरिया में अपना स्वीप किया था, वो 25 सीट्स थे उसके, हमारे ख्याल 25 सीट्स ली थी। जी जी 28 सीट्स अपना पीडीपी के थे मेरे ख्याल में। पीडीपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। सही। तो 25 जो सीट्स बीजेपी की आई थी, किसी और पार्टी की भी आई थी कुछ सीट जम्मू एरिया में से, या बीजेपी की ही? कांग्रेस की भी आई थी, पैंथर्स पार्टी की भी आई थी, ये कुल मिलाकर। लेकिन बीजेपी जो उभर कर सामने आई थी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और स्वीप किया था उन्होंने जम्मू रीजन में इलेक्शन को। अच्छा, दूसरा है, एक तो है आपका ये सियासी जो सूरत हाल बदली है धारा 370 के बाद, आप जैसे पत्रकार भी महसूस करते कि हम भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। तो मेरा सवाल है कि जो सकाफती तौर पे क्या चेंज आ रही है, मतलब एक कल्चरल तौर पे क्या चेंज आ रही है जो 370 के मनसूख होने के बाद? जी, कल्चरल तौर पे यही कहा जा सकता है कि अभी तक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वो ब्यूरोक्रेसी के दम पर चलती है।
कोई खास इस वक्त तक कोई वो दे हैव नॉट बीन एबल टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, सकाफती लिहाज से जो है। लेकिन एक चीज है कि अंडर अटैक माना जा सकता है कि जिस तरह से एक प्रक्रिया शुरू हुई 2019 से जल्दबाजी में जो जो कदम उठाए जा रहे हैं, जो कि टोटल मतलब आप अगर एक स्टेट को ले लें प्री 2019 तो उसके अगेंस्ट सब कुछ जा रहा है। मतलब जैसे आर्टिकल्स आ रहे हैं, जैसे कानून आ रहे हैं, जैसे ये एक्ट्स पास किए जा रहे हैं जल्दबाजी में। हर दिन कोई ना कोई नया एक्ट पास हो जाता है जिसमें कश्मीर की जो न सिर्फ इकोनॉमिकल स्टेटस जो है या पॉलिटिकल स्टेटस जो है या जिस तरह का भी एक नोमेनक्लेचर है उसको डेंट करने की उसमें हर हर कानून में वो कोशिश। हमने ये भी देखा था कि यहाँ एक भाषा का जो है हिंदी को एक ठोसा जा रहा है, बाकी जो कल्चरल तौर पे थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि वो जो कश्मीर की अपनी सकाफत है उसको पीछे करने की भी कोशिश हो रही है, ऐसा कुछ खबरें आ रही है, वो कितना सत्य है इसमें? देखें मैं आपको बताता चलूं कि जहाँ तक यहाँ की जो सरकारी इदारे हैं, जैसे हमारा वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट होता था, उसका नाम जल शक्ति बोर्ड रखा गया, तो लोगों को हिंदी की समझ नहीं है इधर, क्योंकि शुरू से यहाँ एक रुझान रहा है कि जो कश्मीरी मुसलमान थे वो ऑप्ट करते थे उर्दू के लिए, क्योंकि उर्दू सरकारी जुबान भी है यहाँ पर, और जो कश्मीरी पंडित थे वो ऑप्ट करते थे हिंदी के लिए। तो जब से कश्मीरी पंडितों का यहाँ से पलायन हुआ तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी रह गई है, कुछ थोड़े जो चंद गिने चुने चंद हजार पंडित लोग यहाँ पे पीछे रहे, लेकिन जो बाकी हैं वो सब मुसलमान हैं। तो मुसलमानों का रुचि जो है वो उर्दू की तरफ नेचुरली है, तो ऐसे में इस तरह की चीजें वो अजनबियत उसमें महसूस होती है, एक एलियनशिप नजर आती है। तो इस तरह का वो एक सकाफत में एक तो वो चेंज तो आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नाम बदले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हिंदी की डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे कराई जा रही है, हालांकि लोगों में हिंदी का शऊर है ही नहीं। अब जो मोटी मोटी बात है तो वो जैसे किसी डिपार्टमेंट का नाम बदल दिया तो वो याद रहेगा, लेकिन जहां तक वो वर्क प्रोसेस है वो मेरे ख्याल से ऐसा करने में कामयाब नहीं होगी। दूसरा तो अभी हिंदी क्योंकि जब हिंदी जानने वाले लोग ही नहीं है यहाँ तो कैसे होगा, प्रोसेस कैसे चलेगा, आप बताइए। जो अभी गुपकार के साथ से इन्होंने बात की, एक बात तो स्पष्ट है कि थोड़ा इनकी अपनी दाल नहीं गल रही, तो इनको लोकल के साथ बात करनी पड़ रही है। अब आपने गुपकार की पोजीशन हमें बता दी, आपको क्या लगता है कि ये सूरत हाल पर आने के लिए बीजेपी को क्या कोई इंटरनेशनल दबाव भी काम करता हो सकता है? जी आप देखिए हमारे पड़ोस में जो अफगानिस्तान की सूरत हाल किस तेजी से बदल गई। आपने देखा कि बगराम जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था अमेरिकन फोर्सेस का, उन्होंने अचानक से वो छोड़ दिया, रातों रात खाली कर दिया बगराम एयरबेस। तो तालिबान भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है, और आपको ये भी मालूम होगा कि हाल ही में कंधार से जो हमारा डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको वहां से रेस्क्यू किया गया जी। तो एक ये माना जाता है कि यहाँ पे जो कश्मीर में जो मिलिटेंसी थी इब्तिदा में और अब भी कई फॉरेनर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, खासकर इब्तिदाई दिनों में काफी अफगानी भी यहाँ आए थे। तो अफगानी जो एक मार्शल रेस है उनको झगड़े और लड़ाई के सिवा चैन नहीं मिलता है, पीस नहीं मिलती। अब अगर अफगानिस्तान में एक सूरत हाल बदलती है और तालिबान का पावर आता है तो जाहिर है कि वो एक तरह से वहाँ की उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। तो दे विल ऑटोमेटिकली वो ढूंढ लेंगे कि हमारे ग्रीनर पास्चर्स कहाँ हैं, अपना जो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए। तो कश्मीर तो नजदीकी प्लेस है, एक वो दबाव है। दूसरा पाकिस्तान ने भी पिछले दिनों में जब से आर्टिकल 370 गया है तो उनकी जो पोजीशन है कश्मीर, आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, थोड़ा मजबूत हुई है, उनकी बात को अब सुना जा रहा है। और उसके बाद से आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कितने सालों के बाद कश्मीर के ऊपर, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो दबाव तो बाहर से भी है, अमेरिका में भी जब जो बाइडेन की हुकूमत आई है तब से भी एक चेंज आ गया है, जो इंडियन इंडो यूएस रिलेशन है उनमें भी थोड़ा सा चेंज आया है, पहले वाली बात नहीं है। और दूसरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रेशर हमें लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, वो जो मुल्की हालात हमारे हैं लोकल,
जो हमारे मुल्की सतह पे हालात, कोविड, पोस्ट कोविड, जो पर्टिकुलरली सेकंड वेव के बाद जिस तरह से हालात बदल गए, देश में कितने लाखों लोग मरे हैं। एक एनालिस्ट एक का तो कहना है कि मैंने करण थापर के साथ एक एनालिस्ट का इंटरव्यू देखा, जो कि एक्सपर्ट है स्टैटिस्टिक्स में। उनका कहना है कि 25 लाख लोग भारत में अब तक कोविड से मर चुके हैं। और आप देखिए इन्फ्लेशन किस लेवल पे है, और पेट्रोल की कीमतें हमारे यहाँ तो सोचा भी नहीं जा सकता कि 103, 104 पर लीटर पेट्रोल की कीमत जाएगी। तो हर तरफ से हाहाकार मची विदिन। आप देखें कि ऊपर से अगर आपको मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, पहले तो वो कोविड सेकंड वेव के दौरान तो वो कहीं दिखे नहीं, जो हालात ठीक होने लगे तो वो निकल कर आ गए अपनी हाइबरनेशन से। और अब वैक्सीनेशन की बात हो रही है, वैक्सीन है नहीं। दिसंबर तक इन्होंने बोला है कि हम सब नौजवानों को टीके लगाएंगे, लेकिन टीके हैं नहीं। आप असल हकीकत ये है कि टीके हैं नहीं। और इस तरह की सारी समस्याएं जो है वो विद इन द कंट्री, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, हमारी इंटरनल सिचुएशन है, वो भी बहुत खराब है। अभी जो आपने देखा कैबिनेट रिशफल हो गई, तो उसमें कितने सारे नए चेहरों को लाए, बड़े बड़े दिग्गज, जैसे कि जो उनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, हमारे जो 3-4 मिनिस्टर थे, उनको उनसे इस्तीफा लिया गया। हेल्थ मिनिस्टर से, लॉ मिनिस्टर से, एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा लिया गया। और ये एक सारा जो है डैमेज कंट्रोल की बात है। तो कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मैंने देखा है कि जो हमारा जो नेशनल मीडिया है उसमें जो क्रिटिक हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने बोला है कि ये तो सिर्फ डब्बे बदले गए, पटरी तो सेम है और इंजन भी सेम है, तो इस ओवरहालिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह की तीन चार तरह की सिचुएशन है, जिनसे शायद सेंट्रल गवर्नमेंट भी मजबूर हुई है कि कश्मीर में दाल तो नहीं गल रही है, और एक वैक्यूम सा पैदा हो रहा है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत या बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनको पहले गैंग कहा गया था, गैंगस्टर कहा गया था, बदमाश कहा गया था, तो अब उनके साथ बात हो रही है। यहाँ पे एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारे देश में एक खास विचारधारा है जो दूसरी विचारधारा को पनपने का मौका ही नहीं देती है, वो माई वे और हाईवे। तो अगर कोई दूसरी विचारधारा देश में है तो उसको वो फिर अगर कोई बात कहे और जेन्युइन बात भी कहे, या जो भी उनका पॉलिटिकल थॉट हो उसको सामने करें, जो उनके पॉलिटिकल थॉट से मेल नहीं खाता हो, तो उनको इंटरनेशनल वगैरह वगैरह के लेबल दी जाती है। और यहाँ पर तो पूरा मैदान ही बना हुआ है, पूरी हांडी ही चढ़ी हुई है। यहाँ पर जो कोई बात ऐसी करेगा तो उसको तो आप पाकिस्तानी बता सकते हो, आतंकवादी बता सकते हो। और वही इल्जाम इस वक्त पीडीपी भी पर रहा है, जो इनकी अलायंस थी, आखिरी लम्हे तक जो इनकी अलायंस थी, तो उन पर ये इल्जाम पड़ रहा है। पीडीपी ने थोड़ा रिसेंटमेंट दिखाई तो इमीडिएटली आफ्टर पीडीपी वॉश्ड इट्स हैंड्स, अपने हाथ धोए डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने को या उसको असिस्ट करने को। तो महबूबा मुफ्ती की मां को, जो कि साबिक देश के आंतरिक मंत्री थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद, और चीफ मिनिस्टर थे 2 बार जम्मू कश्मीर के, उनकी बीवी को एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने बुलाया कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स वगैरह। तो आप जानते हैं कि इस तरह के कानून किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं डिसेंट के खिलाफ। तो यहाँ तो आप देखेंगे अभी भी हजारों लोग, सैकड़ों लोग जेलों में पड़े हुए हैं। तो 2 साल हुए अभी आर्टिकल 370 को खत्म हुए, जबकि एक तरफ ये दावा किया जाता है कि यहाँ हालात सुधर गए, यहाँ जो पत्थरबाजी की वारदातें हैं वो खत्म हो गई, लोग विकास में दिलचस्पी ले रहे हैं, लोग बड़े खुश हैं। तो वो लोग बंद क्यों हैं? 2 साल से बंद क्यों हैं हजारों लोग जेलों में, जबकि कुछ लोग तो मर भी गए। 1-2 लोग जो वरिष्ठ नेता थे, हुर्रियत के थे, वो तो जेलों में ही मर गए। जेलों में मर गए। जी, मैं दोबारा उसी सवाल पे आता हूँ जहाँ नरेंद्र मोदी ने इस बार भी जुमला फेंका कि हम दिल और दिल्ली का मेल करवाना चाहते हैं, ऐसा ही जुमला था वो। आप दिल्ली का मेल करवाना चाहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये दिल है जो कश्मीर वालों का कितना का मिला है, क्योंकि एक तो हमें मुझे बताइए कि जो लगातार जो फौज के द्वारा इंसानी हकूक का मतलब होता था, घाण होता था, खनन होता था, तो उसमें कोई रुकावट आई? क्योंकि यहाँ हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो एक्टिविस्ट भी हैं, कि क्या कोई इंसानी हकूक की बात करने वाले लोगों की इस तरह की रिपोर्ट है जिसमें कुछ आया हो कि पहले से
जो इंसानी हकूक का हनन कम हुआ हो, ऐसे कुछ जहाँ मामले उसी तरह ही है, क्या सूरत हाल है? देखिए जी, पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कहूँगा, जो उन्होंने मीटिंग में कही कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को कम करना जी। चाहते हैं वो। तो बातें तो बहुत होती हैं। आप देखिए कि नरसिम्हा राव जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने अपने टाइम पे कहा था कि स्काई इज द लिमिट। हम्म जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो तो हुर्रियत से कई बार मिले। हम्म तो और इसी तरह अब ये दिल्ली की दूरी की जो बात हो रही है, तो पिछली जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे जो सबक हासिल हुआ है, तो एतबारियत नहीं है। हम्म जहाँ तक आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो अ, एक यहाँ पे वो एक खबरें जो है वो बाहर नहीं आ रही हैं, और लोग भी थोड़ा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इवन अगर आप देखेंगे कि भारत से जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की सबसे बड़ी, तो उसको यहाँ से निकाला गया। उन्हें उन्हें यहाँ पर ऑफिस भी बंद किया। तो ऐसे में आप कैसे ये एमनेस्टी इंटरनेशनल को जब यहाँ रहने नहीं दिया गया, तो आप कश्मीर में कैसे सोच सकते हैं कि कोई जो मानव अधिकारों की जो बात करने वाले थी, वो इस तरह की बात कहें। खैर, मुझे मुझे हाँ, आप इस सवाल। पर इससे मजीद जी 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 जी, आप अपनी बात जारी रखें। इस इससे मजीद नहीं कहा जा सकता। यू आर द बेस्ट जज, आप खुद समझ सकते हैं। हम्म हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम्म और हम हैं भी नहीं इन ए पोजीशन टू स्पीक ऑन दैट। हाँ, आपकी आंखों से देखा जा सकता है, आपके चेहरे से पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक सवाल तो हम पूछ ही सकते हैं कि यहाँ जो सहाफी है, जो पत्रकार है, उसकी सूरत हाल क्या है? पत्रकारिता कैसे हो रही है इस दौर में, खास करके ये 2 सालों में? क्योंकि आप पंजाब आए थे 2 साल पहले, तब आपने हमें कहा था, बताया था, 20 में आए थे आप पंजाब हमारे प्रोग्राम पे, जिसमें आपने कहा था कि कश्मीरी पत्रकार है जो, वो अपने पंख कटा हुआ महसूस कर रहा है। तो ये मतलब आपके शब्द थे। 2 साल बाद मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि एक सहाफी के लिए जब वो अपनी सहाफत करता है, तो किस तरह की दिक्कत आ रही है उसको? जी, दिक्कतें तो बहुत हैं काम करने में, और यहाँ पे बहुत जो रिपोर्टिंग होती है, वो बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है। हम्म और अगर सोच समझ कर भी की जाए, तो कई ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे जर्नलिस्ट को घंटों बुलाया गया, हम्म जो पुलिस स्टेशन है वहाँ रोका हम्म गया, वहाँ पूछा गया। और अगर कहीं पे कोई ऐसी बात होती है जिसमें गवर्नमेंट की नुक्ताचीनी होती है, या गवर्नमेंट कहीं किसी वाकये के मुतालिक रिपोर्टिंग होती है, और वो गवर्नमेंट को पसंद नहीं होती है, तो ऐसे में पत्रकार की थोड़ा हालत खराब हो जाती है। हम्म यहाँ जो पिछले दिनों में, या जो मतलब प्री 2014 जो गवर्नमेंट थी, तो थोड़ा बहुत आज़ादी थी। हम्म जो पत्रकार थे यहाँ के, उनको आज़ादी थी बात करने की, और ओपनली बात किया करते थे। ठीक है, कई तरह के दबाव थे उन पर भी, लेकिन इस तरह का जो एक मानसिक दबाव है, जो इस वक्त में है, जब हम पूरे देश पे नजर डालते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि किस तरह जब रवीश कुमार जैसे इंसान पे उसकी कितनी ट्रोलिंग होती है। खैर, वो तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट की वजह से बच गए। आप पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जी को देख लीजिए, आप अभिसार शर्मा को देख लीजिए, लोगों को निकाला गया जॉब से। तो यहाँ तो जॉब तो पहले ही बहुत कम है, इवन इन जर्नलिज्म फील्ड तो बहुत कम है जॉब्स। और उसके अलावा फिर एक और तलवार लटक रही है जो पत्रकारों के सिर पे है, तो बात करना थोड़ा मुश्किल हो मुश्किल। जाता है। सही सही। जी। मुझे एक बात बताते चलिए, पिछली दफा आपने हमें ये भी बताया था, काफी आपके पास तथ्य थे आंकड़ों के साथ, कि वहाँ के बिजनेस का क्या हाल है, क्योंकि मेन तो एक तो होटल मैनेजमेंट है यहाँ, है ना? तो बाकी जो लोगों के अपने छोटे मोटे कारोबार है, वो कारोबार में, क्योंकि मोदी जी ने तो ये वायदा किया था कश्मीरी अवाम से कि अब तो आपका कारोबार बढ़ेगा, आप विकास आपके घर पे आ जाएगा। हालांकि विकास नहीं घर पे आया, लोग ही अपने घर में अंदर घुस गए हैं। तो जी। मैं जी। चाहता हूँ कि वो विकास की तस्वीर हमारी जो दूसरी अवाम है, जिनको कश्मीर कहीं कुछ अलग सी शायद दिखाई देती है, उनके लिए आप बता सकते हैं। हालांकि मेरी अवाम, जिसकी जो ऑडियंस के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, पंजाबी ऑडियंस, वो कश्मीर को बहुत गहरे से जी। समझती है। जी। 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 देखिए, आजकल के दौर में इंटरनेट के बगैर तस्वुर ही नहीं किया जा सकता है कारोबार का।
एक तो 6 महीने यहाँ पे बिल्कुल लॉकडाउन रहा, हर चीज बंद रही, जो भी सेक्टर है, इवन एन इंस्टीट्यूशन लाइक एजुकेशन, जो कि एजुकेशन हर कौम की, हर देश की प्रायोरिटी होती है, उस तक को भी खातिर में नहीं लाया गया। और 6 महीने तक बिल्कुल यहाँ पर जिंदगी की हर कोई जो हरकत है वो बंद रही। और 555 दिन यहाँ पर जो इंटरनेट बंद रहा, तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि किस तरह कारोबार हो सकता है, जबकि यहाँ की सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री में माना जाता है कि यहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसके बाद आपको हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है, उसके बाद आपको फ्रूट इंडस्ट्री है। तो जब आप देखेंगे कि एक इलाका, एक पर्टिकुलर रीजन पूरी तरह बंद हुआ है, हजारों लाखों की तादाद में फोर्सेस यहाँ पर हैं, ऐसे में डर का एक माहौल होता है। दूसरा, एक टेंट सा महसूस हुआ था लोगों को, एक वो जज्बाती सी ठेस पहुंची थी कि आर्टिकल 370 को किस तरह हटाया गया। और उसके बाद आप देखेंगे कि ऐसे में, ऐसी सूरत हाल में जब दिल ना ठीक हो और हालात भी बाहर कंड्यूसिव ना हो, तो कारोबार कैसे होगा? टूरिस्ट तो आए नहीं यहाँ पे। अभी तक तो टूरिज्म का वो जो एक रहता था, तांता बंधा रहता था यहाँ पे, वो तो खत्म हुआ। अब इक्का दुक्का कभी वो होता है तो वो आता है, या अमरनाथ यात्रा के दौरान जो यात्रीगण आते हैं यहाँ पे, उसको एक पैमाना नहीं लिया जा सकता है कि टूरिस्ट लोग आए यहाँ पे, उनको टूरिस्ट नहीं माना जा सकता है, जबकि टूरिज्म के उस लिस्ट में उनको भी शामिल किया जाता है कि इतने लोगों ने विजिट किया है। तो एक तरह से वो पूरा कमर तोड़ के, टूट के रख दी गई है जहां तक कारोबारी लोगों का सवाल है। और जो यहाँ की जो तंजीमें हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनका कहना है, मैं तो एक वक्त था कि ये जो वो बता रहे थे स्टैटिक्स, तो 40 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब तो 2 साल हो गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान कितना बड़ा है। पीपल आर लिविंग हैंड टू माउथ, उसके बगैर महंगाई बहुत है। और अब एक और चीज इन्होंने कर दी है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी टैक्स का कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या था कि यहाँ पे जो लोग हैं, उनकी जिंदगी में 2 ही मेन ख्वाब होते हैं यहाँ कश्मीरियों के, एक तो मकान बनाना, दूसरा शादी करना। तो मकान बनाने के लिए आप देखेंगे कि काफी जमीनें खुली हैं। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, वहाँ पे जगह की कमी होती है, तो लोगों के पास जगह भी कम होती है। यहाँ पे चूंकि जमीनें, मतलब जगह भी बहुत है, एरिया भी बहुत बड़ा है, तो लोगों के हर किसी के पास घर है, छोटा सा लॉन है, या जो मकान है 3 मंजिला है। तो इस तरह की लोगों ने वो जिंदगी भर, चाहे उनके पास हो ना हो, इधर उधर करके एक घर बनाते हैं। अब आमदनी है नहीं, अब आप कहाँ से वो उसका टैक्स लगाएंगे? तो ये कॉन्सेप्ट है नहीं। अब वो लोगों को एक और परेशानी खाई जा रही है कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत, जिस आदमी की आमदनी 4, 5, 6 या 10,000 रुपए है, और जिंदगी भर उसने इधर उधर की खाक छान के एक घर तैयार किया है, और अब उसके रेट बढ़कर करोड़ों में हो गए हैं। तो आप देख लीजिए, वो एक और समस्या आने वाली है, जो आइंदा, मैंने तो इस तरह की बात तो यहाँ नहीं की जाती है इस टाइम, लेकिन एक बात चल रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, शायद उसके लिए ऑर्डर भी निकला हुआ है। तो जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो एक हाहाकार मच जाएगी। अच्छा, कश्मीरी आवाम को ये इसी तरह पावर का सेक्टर है। वो यार मैं पावर सेक्टर है, हमारी जो ऊर्जा की वो पार्टिसिपेशन है, या ऊर्जा की जो जनरेशन है, वो तो नॉर्दर्न ग्रिड से जितना भी, मतलब और भी हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, वो उनको इल्यूमिनेट हो जाते हैं, वो रोशन हो जाते हैं। यहाँ पे होना चाहिए था कि यहाँ के पानियों पर जो है, यहाँ के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक होना चाहिए, और उनको जो इलेक्ट्रिसिटी पे है रिबेट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रेट्स आप देख लीजिए, उस पर यहाँ के लोगों को मिलता भी नहीं है पावर। सर्दियों में तो घूप अंधेरा होता है, जबकि पूरा नॉर्दर्न इंडिया रोशन हो जाता है हमारे। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। ये तो आप दफा 370 की मनसूखी के बाद बैक बर्नर पे चली गई, क्योंकि जब अस्तित्व ही पर एक सवाल या निशान मुरतब हुआ, तो ये तो जो रिसोर्सेस हैं, तो वो दूसरी बात है। तो उस पर तो वो तो स्टेट बनने से, एनएचपीसी की सूरत में स्टेट बनने, ये एब्रोगेशन से पहले ही एनएचपीसी सब कुछ ले गया था यहाँ से। जो पावर के जो हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वो सब उन्हीं के पास थे, उसके जो टोटल राइट्स थे। तो जो स्टेट था काफी लड़ रही थी उसकी वापसी के लिए, प्रोजेक्ट की वापसी के लिए। अब तो सब कुछ हम लोग समेत उन्हीं के हो गए।
सर एक पॉलिटिकल सवाल की तरफ फिर आता हूँ। कश्मीरी अवाम है जो उनको अभी अपनी लीडरशिप पे भी शक है, गुपकार वालों पे भी शक है, पीडीपी को भी मतलब उसमें ही शामिल है, हालांकि पीडीपी उसको भी आजमा के देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। आज कश्मीरी अवाम अपना लीडर किसको मानती है? एक बहुत ही अहम सवाल किया है आप। हम्म आपने खुद ही कहा जो मुझे कहना चाहिए था। हम्म लीडरशिप से पूरा एतमाद हो चुका है, हम्म चाहे मेन स्ट्रीम हो, चाहे अलहायदगी पसंद हो। हम्म ये 2 साल से कहीं से भी लोगों की बात किसी ने नहीं। हम्म अब आप देखेंगे उमर उमर साहब जो जेल से छूटे, तो पहला सवाल सब लोगों की उम्मीदें थी कि 370 लाने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला का हाथ था, उनके बाप दादाओं का हाथ था, तो यही लोग फोरफ्रंट पे होंगे इससे लड़ने के लिए। तो वहां पे उन्होंने जब पूछा गया सवाल छूटने के बाद, तो पहले ही उन्होंने कहा कि कोविड की बात करो, 370 की बात मत करो। हर कोई अपनी अपनी कंफर्ट को देखता है। एक जो हालात बदले हुए हैं, लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप गांधी जैसे लोग होते हैं। मतलब लीडरशिप में जब आप बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जैसे, या एवं मैं अगर एक खास विचारधारा की बात करूं तो मैं मोदी साहब की बात, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे पूरी तरह डटे हुए हैं और करके भी दिखाया, चाहे सही है चाहे गलत। यहाँ की लीडरशिप जो है, अवाम कहते हैं कि वो सिर्फ एक प्रोफेशन है उनके लिए, कंफर्ट, अपने कंफर्ट्स के लिए। तो कोई यहाँ पे जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं जो जेलों में सालों रहे, तो ये लोगों को आदत नहीं है। इन्होंने हमेशा ऐश देखे हैं, इन्होंने हमेशा ये देखे हैं। आप इनकी शक्लें देखिए कि जब ये जेलों से छूट के आए, कैसे वो मेमने से बने हुए थे सारे, इन पर कितना असर पड़ा था। तो ऐसे भी लीडर हैं हमने देखे हैं जो जेलों से निकल के वो उनके चेहरे पे इतना तेज होता है, ऐसे भी लीडर देखे हैं। और ये एक तरफ देखे लीडर जो जेलों से छूट के ऐसे दुबक कर बैठ गए कि कहीं और कुछ ना हो जाए। महबूबा मुफ्ती का पुराना चेहरा देखिए, आज का चेहरा देखिए, बहुत फर्क, कितना फर्क आ गया है इन लोगों के चेहरों में भी। फारूक अब्दुल्ला की कमर कितनी झुक गई है, ये भी आप देख लीजिए। तो इस तरह लोग यहाँ पे यतीम फील कर रहे हैं। एज फार एज लीडरशिप की बात है तो वी आर पॉलिटिकल ऑर्फन्स। मतलब अपनी लीडरशिप से जो विश्वास उठना भी बहुत खतरनाक बात है ना। जो उनकी अपनी मतलब अपनी करतूतों से उठा है, मतलब जो उनकी कश्मीरी की लोकल कश्मीरी लीडरशिप की जो करतूत रही है, मैं करतूत शब्द यूज कर रहा हूँ, बड़ा सख्त शब्द है। अच्छा, आखिर में मैं वही सवाल जो नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो दिल्ली और दिल की दूरी कैसे कम होगी? देखिए, इसके लिए मोदी जी में भी बीजेपी के एक लीडर हों, हाँ, और बीजेपी की विचारधारा कुछ भी रही हो, तो आप देख लीजिए कि कदावर लीडर्स में बीजेपी के एक नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ऐसा नहीं है कि उनको अपनी विचारधारा पे नहीं था, बस स्टॉन्च थे। कई कई जगह पे उन्होंने बहुत ऐसे बयान दिए हैं जो आज भी दिल हिला देते हैं, जहां तक विचारधारा की बात। लेकिन जब एक बार वो प्रधानमंत्री बन गए तो उन्होंने पूरे देश के हित को देख लिया, उन्होंने पार्टी के हित को नहीं देख लिया। पार्टी का हित अलग, देश का हित अलग, ये दो चीजें हैं। आप देखिए कि गुजरात के जब दंगे हुए थे तो वाजपेयी जी उधर चले गए थे, तो मोदी जी के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां पे उन्होंने मोदी जी को राजधर्म याद दिलाया था। तो मोदी जी को आज हम कश्मीरी, मैं एक पत्रकार की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम कश्मीरी की हैसियत से, जम्मू कश्मीर के एक सिटीजन की हैसियत से गुजारिश करूंगा कि वो इस बात को प्रैक्टिकलिटी में लाने के लिए राजधर्म को अपनाएं तो बेहतर रहेगा। सर आपकी तो दिल की दूरी भी दूर हो जाएगी, दिल की दूरी भी दूर हो जाएगी और दिल्ली भी काफी नजदीक आएगी। सर आपकी बात को चलो हम सकारात्मक लेते हैं। शायद आपने वाक्य वो पूरा नहीं सुनाया। जब नरेंद्र मोदी को वाजपेयी ने कहा था कि आप राजधर्म निभाइए, तो मोदी ने कहा था कि मैं राजधर्म ही तो निभा रहा हूं सर। तो हो सकता है मैंने एडिट किया, मैंने
मैंने जानबूझ के वो पोर्शन एडिट किया, मालूम हो था सकता है कि मैंने एडिट किया। मैं हो सकता है मैं कि तलख याद को जी हो सकता है कि वो जो उस बात में जो तलखी थी मोदी जी के जवाब में, हाँ, तो वो अब एक विशेष राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, नहीं और मैं मैं वो नहीं मैं उस चीज को मैंने इसीलिए इस चीज को, उनके बयान को उस वक्त के एडिट किया कि अब उनका जो कनवास है वो नेशनल हो गया है, वो एक रियासत तक सीमित नहीं है। तो जब कनवास इतना बड़ा हो, जब वो बात करते हैं 120 करोड़ लोगों की, सबका साथ सबका विकास, तो इस चीज में कई चीजों का ध्यान रखना होता है। तो मैं उस राजधर्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है वो सर, राजधर्म अगर आपकी सोच सकारात्मक है, पर हो सकता है कि मोदी आज भी वही राजधर्म निभा रहे हो जो उस समय कहा था वाजपेयी को। तो हम करते हैं। देखिए आपने जो बात कही जी, इस बात का मैं जवाब दूंगा। देखें, जो आप हिस्ट्री उठा के देखें मैनकाइंड की, कि जहां जहां पर ऐसे क्लैशेस हुए हैं, जहां पे बोलनी और करनी में फर्क रही है, वो कौमें तबाह हो गई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं सकारात्मक हूँ, पॉजिटिव हूँ, जैसे आपने कहा। लेकिन जो बात आपने कही तो वो तो वक्त ही साबित करेगा कि मेरे को हिस्ट्री किस नाम से याद करेगी, शिवेंद्र जी को किस नाम से याद करेगी, हमारे पत्रकारों में जो अर्नब है उसको किस नाम से याद किया जाएगा, रवीश को किस नाम से याद किया जाएगा, मनीषा पांडे को किस नाम से याद किया जाएगा, जलील राठौर को किस नाम से याद किया जाएगा। हर किसी को अपने कर्म का एक दिन हिस्ट्री में, तारीख में हिसाब देना पड़ेगा। सही। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कामना करता हूँ कि हुक्मरानों ने पता नहीं ये दूरी दूर करनी है कि नहीं, पर अवाम है जो, जिस अवाम को, भारत की अवाम को कहा गया था कि 370 के बाद तुम्हारे घर में पता नहीं क्या आ जाएगा है, तो तुम कश्मीर में जमीन खरीद लोगे, आज ये प्याज नहीं खरीद सकते। ये ऐसे चुटकुले भी आते हैं। कश्मीरी लड़कियां आएंगी, ऐसा बहुत कुछ। लेकिन हम कहेंगे कि अवाम के दिलों की दूरी है वो कभी दूर ना हो। और आप जैसे जो सहाफी है वो इस खूबसूरत रिश्ते को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।